हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ लोकेश मीना। जैसे कि हमने 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं सिंक्रोनस मशीन्स के। ओके, एसएससी जेई के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 2016 तक। ओके, और जो ये क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं ये जेई लेवल के क्वेश्चन है। ओके, जो स्टेट लेवल में जेई में पूछे हुए हैं, तो भी ये एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट लेवल के जेई का एग्जाम दे रहे हो तो वो जो एसएससी जेई के क्वेश्चन कराए हुए हैं वो यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करके जाना है। ओके, इसी टाइप का जेई लेवल का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि गेट के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और इंडक्शन मशीन का जिसने लेक्चर नहीं देखा है उसका भी मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और डीसी मशीन के भी करा चुका हूँ। ओके, ट्रांसफॉर्मर के बाकी है, तो इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मर करवाने वाला हूँ। ओके, चलो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 42। ओके, 41 तक कंप्लीट हो चुका है। इन एन अल्टरनेटर इफ m इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज एंड आपका स्लॉट एंगल, ठीक है, स्लॉट एंगल, देन ब्रेड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो आपको भी पता है एक तो पिच फैक्टर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग फैक्टर होता है। पिच फैक्टर इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा बाइट ऑफ 2 होता है सिंक्रोनस मशीन के अंदर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, साइन एम गामा बाई 2। ओके, एम साइन गामा बाई 2। ओके, एम क्या होता है, एम का मतलब होता है फेज स्प्रेड, फेज स्प्रेड। ओके, फेज स्प्रेड कैसे निकालते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेज, जितने फेज का मशीन है। ओके, और जबकि ये क्या है आपका गामा क्या है, स्लॉट एंगल। ठीक है, इट इज अ स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री डिवाइड बाय स्लॉट पर पोल। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये फॉर्मूला कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, अगर आप फिर फुल पिच वाइंडिंग यूज करते हो तो केपी एंड गिट, सॉरी, जो आपका केडी होता है, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए वो 1 होता है। अगर शॉर्ट पिच यूज कर रहे हो तो शॉर्ट पिच के लिए केडी लेस देन 1। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फुल पिच एंड शॉर्ट पिच के लिए आप जो आपका पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो कितना आप यूज करते हो। ओके, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन का क्लियरिटी कम है। जैसा कि क्वेश्चन जैसे मिले, मैंने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, मैंने आपका अच्छा हो जाए, जैसा भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बस आपको रीड करने में आ रहा है, इतना सफिशियंट है। ओके, इसकी क्वालिटी यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर है, बट आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट आपको चाहिए कंसेप्ट, आपको नहीं चाहिए क्योंकि क्वालिटी, आपको बस रीड करने में आ रहा है ना, बस इतना सफिशियंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्स टी एक्स क्यू, ये पूरा डाटा है। फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन बाय द स्लिप टेस्ट। स्लिप टेस्ट आपने पढ़ा होगा ऑन सेलिएंट पोल मशीन। तो स्लिप टेस्ट के अंदर आप जब निकालते हो एक्स डी, ठीक है, एक्स डी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स डी इक्वल्स होता है वी डी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई डी मिनिमम। ओके, और एक्स क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, क्यू एक्सिस रिएक्टेंस। ओके, वी डी मिनिमम बाई आई डी मैक्सिमम। ओके, ये होता है स्लिप टेस्ट के अंदर। जबकि आपको पता है कि एक्स डी माइनस एक्स क्यू, ओके, ये नॉट इक्वल टू 0 इन सेलिएंट पोल मशीन के अंदर। ओके, ऑलवेज एक्स डी ग्रेटर देन टू एक्स ऑफ क्यू, कितना 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन। ओके, इतना याद रखना। दूसरी चीज आपको भी पता है कि सिलेंड्रिकल के अंदर एक्स टी इक्वल टू एक्स ऑफ क्यू होता है। ठीक है, नॉन सेलिएंट मशीन भी बोल सकते हो या आप सिलेंड्रिकल मशीन भी बोल सकते हो। तो आप ये जो है ये सेलिएंट पोल मशीन के अंदर है। ओके, तो एक्स डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी डी मैक्सिमम बाई आई डी मिनिमम। तो मतलब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डी एक्सिस होती है आपकी, एक तो ये डी एक्सिस होती है, ये आपका पोल है, ये कौन सी एक्सिस है स्टार्टर, ये कौन सी एक्सिस है, टी एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, क्यू एक्सिस। तो क्यू एक्सिस का रिएक्टेंस और डी एक्सिस का आपका रिएक्टेंस। तो एक्स टी यहाँ पे आपको पता है कि आपके फ्लक्स भी ज़्यादा होती है, फ्लक्स की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपका करंट डी एक्सिस में आपका करंट क्या होता है, कम होता है। ओके, और एक्स टी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फ्लक्स भी ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आपका आई डी कितना हो जाएगा, एक्स डी इक्वल्स टू वी डी मैक्सिमम कितना है, वी डी मैक्सिमम 30, आई डी मिनिमम कितना है 6.5।
तो मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइड बाई 6.5 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी और डी में से आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स डी आ गया आपके पास, और एक्स क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी डी मिनिमम बाई आई डी मैक्सिमम। आई डी मैक्सिमम कितना है 10, मिनिमम कितना है आपके पास, मिनिमम कितना है आपके पास, वी डी मिनिमम 25, तो मैं कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 10 2.5। ओके, एक्स क्यू कितना हो जाएगा आपके पास 2.5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, ये स्लिप टेस्ट है, आप वहां पे एक बार देख लेना। सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज द, ओके आपको भी पता है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस इक्वल्स टू आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस, यही होता है। ठीक है, तो रिएक्शन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द मशीन, रिएक्शन ड्यू टू लीकेज फ्लक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंस ड्यू टू लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्शन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लीकेज फ्लक्स। ठीक है, मतलब लीकेज रिएक्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, the most appropriate operating speed in RPM generator is used in thermal, nuclear and hydro power plant। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो आप मशीन यूज करते हो वो सेल एंड पोल मशीन यूज करते हो, और आपको भी पता है कि सेल एंड पोल मशीन का जो स्पीड होता है वो कम होता है, जबकि आपकी जो सिलेंड्रिकल मशीन होती है उसका स्पीड क्या होता है, हाई होता है। सिलेंड्रिकल कहाँ पे यूज करते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, स्टीम पावर प्लांट के अंदर आप कौन से यूज करते हो, सिलेंड्रिकल। जबकि आप सेलेंट पोल कहाँ पे यूज करते हो, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर सेलेंट का क्या होता है, स्पीड क्या होता है, कम होता है, लो। और लो कितना होता है, मतलब 300 आरपीएम। ठीक है, ये उसका स्पीड होता है। जबकि आप यहाँ पे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करता हूँ मैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप सिलेंड्रिकल रोटर यूज करते हो, सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया तो इसका स्पीड हाई होता है, कितना होता है, 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 आरपीएम। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्मल न्यूक्लियर के लिए बराबर इक्वल, क्योंकि स्टीम पावर प्लांट है दोनों, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए लो। ठीक है, मतलब 300 आरपीएम, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैच कर लो इनमें से, ऑप्शन बी। ओके, दोनों के लिए सेम और उसके लिए कम। 45 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 46, द फेज सीक्वेंस ऑफ अ 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटर है, यहाँ पे आपने ये वाइंडिंग कर रखी है 3 फेज, ए डैश, बी डैश, सी डैश। ओके, द फील्ड करंट इज रिवर्स। ठीक है, फील्ड करंट इज रिवर्स, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम, बिल्कुल। ठीक है, द फील्ड करंट रिमेन द सेम बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स। ओके, द फील्ड करंट इज रिवर्स एंड नंबर ऑफ पोल इज डबल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, द नंबर ऑफ पोल्स इज डबल विदाउट रिवर्सिंग द फील्ड करंट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फेज सीक्वेंस चेंज कर रहे हो। ओके, तो मतलब यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे डेज है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो ए बी एंड सी इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो आप बी को लेके जा रहे हो और यहाँ पे आप सी को लेके आ रहे हो, तो आप वापस घुमाओ इसको, तो मतलब ए सी बी। ठीक है, तो आपका फेज सीक्वेंस चेंज हो गया ना, तो फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो गया, अगर रिवर्स, तो यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन तो रिवर्स नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन तो सेम होगा, बट जो आपका जो रोटेशन है, ठीक है, इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया ना, एसीबी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि 3 फेज मशीन है या 2 फेज मशीन है, इनमें से अगर 2 वाइंडिंग चेंज कर दी जाती है तो मशीन का स्पीड क्या होता है, रोटेशन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वो रिवर्स में रोटेट करने लग जाती है। एक वाइंडिंग आपको फिक्स रखना है, इनमें से कोई सी भी फिक्स रख लो और बाकी की 2 को रिवर्स कर दो, तो वो रिवर्स में रोटेट होने लग जाती है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, द फील्ड करंट रिमेन द सेम बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इन सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइड। आपको भी पता है कि डैम्पर वाइंडिंग जो पोल होता है, ये पोल है, यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग यूज की जाती है। ठीक है, ये डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मशीन के अंदर, ओनली सेलिएंट मशीन के अंदर ही आप डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हो, क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, हंटिंग को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रोटर होगा उसके पोल पे आप क्या करते हो, डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हो। ओके, और सिलेंड्रिकल के अंदर नहीं करते हो। ठीक है, हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए, और हंटिंग क्या होती है बता चुका हूँ मैं, क्योंकि स्पीड आपकी ज़्यादा कम होती है, तो वो मतलब स्टेबल नहीं हो पाती, वो होती है हंटिंग प्रॉब्लम। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, पोल फेसेस। तो ये आपका पोल है, इसके फेस पे की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 48, इन सिंक्रोनस मोटर
डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइड ऑन, ठीक है, ACME क्वेश्चन है आपका कि 2 बार यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है। इन सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइड ऑन पोल फेसेस। क्वेश्चन नंबर 48, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग इज प्रीफर ओवर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, क्योंकि आपको पता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज करते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग इज प्रीफर ओवर कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग, ओके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज करने का मतलब है कि जो आपका जो वेव फॉर्म बनेगा, वोल्टेज का जो वेव फॉर्म बनेगा उसको भी क्या करता है, ये इंप्रूवमेंट करता है, ओके। और जो आपकी मशीन होगी उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और आपका जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, इसके लिए जो आपका वेव फॉर्म आता है, वेव फॉर्म आता है वो कौन सा आता है, स्क्वायर वेव फॉर्म, ओके। इसके लिए कौन सा आता है, स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। इसके लिए आप कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के लिए आपका वेवफॉर्म कौन सा आता है, स्क्वायर वेवफॉर्म। आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग ही यूज करते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज करने का मतलब है क्योंकि improve the generating EMF voltage and adds rigidity and mechanical strength of the winding। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ओके। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और जनरेटिंग EMF को भी इंक्रीज करता है, इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग को प्रीफर करना ज्यादा सुटेबल समझते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर यूजुअली एक्साइटेड। आप जो फील्ड वाइंडिंग यूज करते हो, आपका जो रोटर है इस पे जो ये फील्ड वाइंडिंग करते हो आप, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग करते हो, इसको किससे एक्साइट करते हो, DC से, ठीक है। जो DC से एक्साइट करते हो, DC वोल्टेज कितना होता है, वो होता है 250 वोल्टेज, ओके। DC, AC नहीं होता, DC ओनली। फील्ड सिस्टम द अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड एट, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये AC नहीं होगा, ये भी AC नहीं होगा, 250/250 DC, ओके। ये AC था, ये भी नहीं होगा, तो 250/250 DC आप यूज करते हो। 49 क्वेश्चन कंप्लीट। इन अ सिंक्रोनस अल्टरनेटर which of the following coil will have EMF close to sine wave, ठीक है। तो आपकी जो वेव फॉर्म होगी वो मतलब आपका जो साइन वेव होगा उसके कितना नियर होती है, ठीक है। जो EMF का वेव फॉर्म बनेगा वो आपने वाइंडिंग करते हो, दो कौन सी वाइंडिंग करते हो, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग जब आप यूज करते हो तो ये आपका वेव फॉर्म होगा वो साइन वेव के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हो, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हो साइन वेव के नियर उसका वेव फॉर्म लाने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग फुल पिच शॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ओके। इसके लिए KD लेस देन 1, फुल पिच के लिए KD क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आप शॉर्ट पिच ही यूज करते हो। आपने देखा होगा हमेशा शॉर्ट पिच को ही निकलवाता है, KD का वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर 51, द फ्लक्स सेटअप बाय आर्मेचर करंट which does not cross the air gap and take a different path is called as a flux, ठीक है। आप नॉर्मली ये मशीन माना कि ये पोल्स है आपके पास नॉर्थ एंड साउथ, ये आपके पास आर्मेचर है, इस पे कंडक्टर है, यहाँ से फ्लक्स आपका नॉर्थ टू साउथ की ओर ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो ये आपका एयर गैप फ्लक्स है, ठीक है, एयर गैप फ्लक्स आपको इस कंडक्टर को कट नहीं कर रहा है, ये इधर से इधर निकल रहा है, कि ये इधर जा रहा है, कंडक्टर की ओर नहीं जा रहा, तो ये कौन सा फ्लक्स होगा, इसे आप कौन सा फ्लक्स बोलोगे, लीकेज फ्लक्स, मतलब ये लीकेज हो रहा है, ठीक है। द फ्लक्स सेटअप बाय द आर्मेचर करंट विच डज नॉट क्रॉस द एयर गैप, मतलब इसको एयर गैप को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, टेक डिफरेंट पाथ इन इज कॉल्ड एज अ लीकेज फ्लक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है 52, इन अ 3 फेज स्टार कनेक्शन generator if the fundamental and third harmonic RMS voltage is phase are V1 and V2, ठीक है, V1 and V2, V3 fundamental harmonic voltage, the line voltage of the generator voltage, okay। तो आपको भी पता ही दिस इज अ फेज वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होता है आपका RMS वोल्टेज होता है, ये कौन सा वोल्टेज होगा आपका फेज वोल्टेज, हार्मोनिक वोल्टेज इज अ फेज वोल्टेज, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फेज वोल्टेज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे और यहाँ सॉरी, ओके,
तो मतलब वी फेज स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, तो वी फेज इक्वल्स टू रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है स्टार कनेक्शन के अंदर जो आपका फेज वोल्टेज होता है फेज इक्वल्स टू VL बाई रूट ऑफ 3 स्टार कनेक्शन के अंदर, देन VL इक्वल्स टू V फेज इंटू रूट ऑफ 3। ओके, फेज वोल्टेज कितना है आपके पास ये, तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, V लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3, और वो भी आपके पास रूट में आ जाएगा, मतलब रूट ऑफ 3 V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, याद रखना जो आपका जो स्टार कनेक्शन होता है ये आपका थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या करता है, थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करता है, फेज वोल्टेज नहीं, ओनली लाइन वोल्टेज, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर फॉर कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज एंड कांस्टेंट एक्साइटेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड एंगल डेल्टा इच। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर इसको अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल मोटर मान लेता हूँ, VE डिवाइडेड बाय एक्स साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, पावर डिपेंड ऑन लोड एंगल। ओके, तो यहाँ पे आपने वोल्टेज को भी क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, एंड एक्साइटेशन को भी क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, देन यहाँ पे विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड एंगल, तो आप यहाँ पे लोड एंगल डेल्टा का वैल्यू कितना पुट करोगे, तो मतलब डेल्टा का जो एंगल होगा वो नियरेस्ट टू 90 डिग्री होगा, नियरेस्ट टू 90 डिग्री, बट इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेस देन होगा, हमेशा लेस देन ही होगा, क्योंकि आप ट्रांजिएंट में जब ऑपरेट कराते हो, पावर सिस्टम का कंसेप्ट है, जब पावर सिस्टम में आप सिंक्रोनस मशीन को ऑपरेट कराते हो तो ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर उसका डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन टू 90 डिग्री ही रखते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या होता है, वो एक स्टेबल कंडीशन आ जाता है। ठीक है, तो स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर आपका स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो देख लो जैसा डीसी शंट मोटर के अंदर होता है, तो देख लो यहाँ पे स्पीड कहाँ पे कांस्टेंट है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, द रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज गिव, तो आपको पता है रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड फुल लोड इंटू 100। ओके, ये रेगुलेशन होता है, तो यहाँ पे नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड फुल लोड, तो ऑप्शन बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स मतलब आप फील्ड फ्लक्स होता है, ये आपका रोटर है, ये फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे आपने सप्लाई दिया डीसी, इसको एक्साइटेशन दिया। ठीक है, डीसी से जब इसको एक्साइट किया तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिया, तो आप यहाँ पे देखो कि आपका जो फील्ड फ्लक्स होगा आपका क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना, ऑलवेज आपका जो फील्ड फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट ही रखता है। जैसा कि आप डीसी मशीन में पढ़ते हो, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, तो वहाँ फील्ड फ्लक्स को एक जगह पे आप कांस्टेंट रखते हो ना। ठीक है, कांस्टेंट तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऑलवेज डीसी मशीन से जब आप उसको एक्साइट करते हो डीसी फील्ड वाइंडिंग से, तो वो एकदम से आप क्या करते हो, उसको कांस्टेंट करके रखते हो। ओके, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स मतलब कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर भी आप क्या करते हो, उसको कांस्टेंट ही मानते हो। क्वेश्चन नंबर 57, अ सिंक्रोनस मोटर कैन रन एट। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर आपको पता है कि एक तो लीडिंग, लेगिंग, यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे वर्किंग करती है। आपने वी कर्व देखा होगा, लेग, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, यूनिटी, इस पे देखा होगा। जबकि आपकी जो इंडक्शन मशीन होती है वो लेगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 0.8 टू 0.85 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 57, रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। ठीक है, रेगुलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, आर कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस एक्स साइन ऑफ फाई। ओके, आपको भी पता है कि प्लस किसके लिए होता है, लेगिंग के लिए, प्लस के लिए लेगिंग, माइनस के लिए लीडिंग। ओके, तो आप रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, मतलब ये रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, तो आपका रेगुलेशन क्या होना चाहिए आपका, इसके लिए रजिस्टिव एंड इंडक्टिव के लिए। आपको पता है कि इंडक्टिव क्या होता है आपका, इंडक्टिव नेचर क्या होता है, लेगिंग। ठीक है, और लेगिंग होता है तो उसके लिए क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे, और इसके लिए यूनिटी। तो मतलब आपका जो रेगुलेशन आएगा वो क्या हो जाए, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है ना,
और इसके लिए आपका जो लैगिंग नेचर का होता है आपका इंडक्टिव लोड, तो उसके लिए प्लस साइन आएगा, तो प्लस होगा तो आपका रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, इन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, द रोटर एमएमएफ एंड स्टेटर एमएमएफ स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, आपको भी पता है कि सिंक्रोनस मशीन इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू रोटर स्पीड, ये सिंक्रोनस मशीन का कंडीशन है, जबकि इंडक्शन मशीन का कंडीशन है नॉट इक्वल्स टू रोटर स्पीड। मतलब आपके यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 है तो रोटर का स्पीड 1490, उससे कम ही होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, वरना वो इंडक्शन मशीन नहीं होगी, वो फ्लक्स को, वो कंडक्टर को कैसे कट करेगी, ठीक है, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इंडक्शन मशीन की तरफ वर्क नहीं करेगी। ओके, जबकि सिंक्रोनस मशीन के अंदर आपका सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू रोटर स्पीड होता है। ओके, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आप यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन जो देते हो रोटर पे ही देते हो, डीसी सप्लाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसी मोटर। ठीक है, आपको पता है कि इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन क्या है आपके पास, ये सिंक्रोनस मोटर क्या है आपकी, एसी मशीन। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन, सॉरी सिंक्रोनस मशीन एसी मशीन, इट इज अ एसी मशीन। स्क्वायरल के इंडक्शन मशीन, ए बी एसी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 60 आपका कंप्लीट प्रॉपरली। और यहाँ से अब नेक्स्ट में हम 61 से लेके अब 20 क्वेश्चंस और लेके आएंगे, जिसमें आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे 80। अगर इतना कर लिया तो भी सफिशिएंट है, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया तो भी ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपको और भी आपके जो आपका लेक्चर को लेटेस्ट अपडेट या फ्यूचर में जो भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो मेरा वी स्टडी इंजीनियरिंग का जो चैनल है, उसका मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अंदर।